हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और इसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। देखिए, दरअसल 23 जून को पतंजलि आयुर्वेद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना मरीजों के लिए दवा लॉन्च की थी। तो मुझे लगता है आपको सबको सूचना मिल ही गई होगी। और उनका ये दावा था कि ये दवा 100% कारगर है। कोरोना किट था, ये 3 दवाएं थी, कोरोनिल, श्वास सरीवटी और अणु तेल, ये 3 दवाएं थी। और पतंजलि कंपनी का दावा था कि ये दवा एविडेंस बेस्ड है। और कंपनी बोल रही थी कि कई क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसको लॉन्च किया गया है। और क्लिनिकल स्टडी में 69% जो कोरोना पेशेंट थे वो 3 दिन में ही रिकवर हो गए थे, और 100% मरीज 7 दिन में रिकवर हो गए थे, ठीक हो गए थे। और ये दवा का प्रयोग माइल्ड और मॉडरेट लेवल के जो पेशेंट हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन पर ये टेस्ट किया गया था। और बाबा रामदेव का कहना था कि ये दवा अगले 7 दिन में पतंजलि स्टोर पर मिलने लगेगी। दवा की कीमत थी 555 रुपीज़। ओके, दवा में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, श्वसरी रस और अणु तेल। और कहा गया था कि अश्वगंधा जो है वो कोविड-19 के जो आरबीडी होता है उसको मानव शरीर के ACE से मिलने से रोकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हेल्दी सेल हैं बॉडी के, उन पर कोरोना का इफेक्ट नहीं होता है। बाबा रामदेव ने तुलसी के बारे में भी कहा था कि वो क्या करता है कि कोविड-19 का जो RNA पॉलीमरीज है तो उस पर अटैक करके उसके जो कई गुना होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होता है, तो उसको रोक देता है और लगातार सेवन से उसको ख़त्म कर देता है। और श्वसरी जो है वो गाढ़े बलगम को बनने से रोकता है। तो ये सब जो है दावे थे। लेकिन इससे पहले कि दुनिया में इस पर जो है दावे पर सवाल उठते हैं, उससे पहले खुद केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने सवाल उठा दिए। और आयुष मंत्रालय का ये कहना है कि उसे इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया ने पूछा था उनसे कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आयुष मंत्रालय ने कहा नहीं है। तो उसी के बाद इन दावों के सत्यापन के लिए जो है पतंजलि आयुर्वेद को इन दवाओं के नाम और इस्तेमाल करने की जो पूरी संरचना है, जो टेस्टिंग प्रक्रिया है, कहाँ पर ट्रायल हुआ, नतीजे क्या निकले, ट्रायल का साइज क्या था, उनके डेटा, मरीजों का डेटा, उन सबको मांगा गया है। हालांकि आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि ये सब डेटा जो है उपलब्ध करा दिया गया। यही नहीं, मंत्रालय ने यह भी कहा है उत्तराखंड सरकार से कि पतंजलि जो कंपनी है उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की एक लाइसेंस की कॉपी दी जाए, और ये जो दवा है उसकी क्या वहाँ अप्रूवल मिली है, उसके दस्तावेज की मांगी गई है। और कहा गया है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है मंत्रालय की ओर से, तब तक इस दवा का यूज़ नहीं किया जाएगा, विज्ञापन नहीं किया जाएगा। देखिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अवैज्ञानिक कारणों से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो कमज़ोर होती है। दरअसल देश में दवा बनाने और चलाने के, यानी देने के नियम कायदे हैं, उसकी एक संस्थानिक प्रक्रिया है, और उसमें बताना होता है कि दवा से कोई नुकसान तो नहीं है, और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद ही दवा के बारे में अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये सब नियम कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये था पतंजलि का टोटल जो विवाद है दवा है उसको लेकर। अच्छा, एलोपैथ में ऑलरेडी दवा आई हुई है, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने उसकी परमिशन भी दी हुई है। 2 दवाएँ हैं, फेविपिराविर और रेमडेसिविर। ओके, तो 3 कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से ये दवा बेचेंगी, और इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ था। ओके, अच्छा, यहाँ अगर पतंजलि की बात करें तो उसकी जो दवा है उसके इस्तेमाल की हो सकता है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाए, क्योंकि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उससे असर तो होता ही है। और यहाँ पर एक सवाल भी उठ रहा है आयुष मंत्रालय पर कि जब देश भर के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में इसकी दवा है, मतलब सिम्टम की दवा है, सीधे नहीं कह सकते कि कोरोना की दवा है, लेकिन कोरोना से जो इफेक्ट होता है उसकी दवा है और जान बचाई जा सकती है, तो फिर आयुष मंत्रालय ही क्यों नहीं ट्रायल कराता है ऑफिशियल रूप से? और यही स्थिति होम्योपैथी दवा पर भी लागू होती है। आयुष मंत्रालय ही कई बार ये सुझाव दे चुका है कि आर्सेनिक एल्बम एक दवा है होम्योपैथी की, आर्सेनिक एल्बम 30, तो वो लोग ले सकते हैं।
लेकिन अभी तक साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और देश भर के होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो अपने स्तर पर लोगों का इलाज कर रहे हैं और ये दवा दे रहे हैं और उससे उनका दावा है कि मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसके साइंटिफिकली बेस पर इसको प्रूफ नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक गवर्नमेंट की भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी लुक फॉल्स है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली प्रूफ करके दुनिया को बताया जाए कि ये होम्योपैथी या आयुर्वेद में इस तरह की दवा है, तो फिर दुनिया में सस्ती दवा आ सकती है और महंगी महंगी दवाएं, जैसे जो रेमडेसिविर है वो बहुत महंगी दवा है, ओके, इंजेक्शन है, और फेविपिराविर है वो भी बहुत महंगी दवा है। तो उन सब दवा के बदले सस्ती दवा इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है पतंजलि ने भी आखिरकार जब इतना सब कुछ हुआ, उसने कई सारे अस्पतालों में परमिशन मांगी थी। इंदौर की भी एक खबर आई थी, जो है ट्रायल के लिए इन लोगों ने कोशिश की थी पतंजलि ने, लेकिन उस वक्त वहाँ परमिशन नहीं मिल पाई थी। तो मेरे बगल में वो क्लिपिंग भी अवेलेबल है, ओके। तो इसमें कुछ करना चाहिए। जो वैकल्पिक जब संस्था है, मंत्रालय ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको इस बीमारी में, जब दुनिया भर में पेंडेमिक फैला हुआ है, उस वक्त एग्रेसिवली उसको काम करना चाहिए था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RIC ग्रुप की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस भारतीय डॉक्टर की याद दिलाकर चीन को संदेश देने की कोशिश की? ये कल ही मीटिंग हुई थी 23 जून को RIC की। RIC मतलब रसिया इंडिया चाइना ग्रुप, ओके। तो इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस, ओके। देखिए अभी जो भी विवाद हो रहे हैं ना इंडिया चाइना के बीच में, जो भी टेंशन चल रहा है, और उसमें जिन जिन के नाम आ रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये डॉक्टर कोटनिस हैं, ये इस साल दूसरी बार नाम आया है ऑफिशियल रूप से। एक बार चाइना के विदेश मंत्रालय ने कोटनिस का नाम लिया था फरवरी में, आगे मैं बताऊंगा क्यों नाम लिया था। और अब फिर इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने नाम लिया है। देखिए 23 जून को ये मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, और रूस की ये कोशिश है कि चीन और भारत जो है वो तनाव कम करे, और उसमें बैकडोर से रसिया जो है भूमिका निभा रहा है। तो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गी लेवरोव, तो उन्होंने ये कहा कि भारत चीन मिलकर अपनी समस्या जो है, जो विवाद है, सुलझा लेंगे और इसमें तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बैकडोर से वो कर रहा है। तो रूस के न्योते पर ये त्रिपक्षीय बैठक थी। त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल, मतलब कि 3 पक्ष थे इसमें, ओके। तो उसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉक्टर कोटनिस की याद दिलाई है, जब वो अपने आप बयान दे रहे थे, जो वो बोल रहे थे उस दौरान। और ये माना जा रहा है कि एस जयशंकर ने कोटनिस की याद दिलाकर चीन को एक तरह से एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भारत हर संकट में चीन के साथ खड़ा रहा है और उसे भारत के वैध हितों की मान्यता देनी चाहिए। मतलब जो भारत ये कह रहा है कि हमारी जो LAC यहाँ तक है, तो उसको मान्यता देनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी डॉक्टर कोटनिस का जिक्र चीनी विदेश मंत्रालय कर चुका है फरवरी में, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक लेटर लिखा था और बीमारी से यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए चीन को हर संभव मदद देने की बात कही थी। देखिए डॉक्टर कोटनिस के बारे में जानना जरूरी है। कौन थे वो डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस? जब इतनी चर्चा हो रही है और हाई लेवल पर चर्चा हो रही है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ओके। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ओके। देखिए चीन में उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, उनका स्मारक भी है, और वो महाराष्ट्र के शोलापुर में पैदा हुए थे डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस। तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से की थी, और 1938 में जब चीन पर जापान का हमला हुआ था, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया था कि वो कुछ डॉक्टर्स को चीन भेजें। उस वक्त भारत जो है वो उस पर ब्रिटेन का कब्जा था, और फिर भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था। और उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके। तो उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए भारतीय जनता से चीन की सहायता के लिए भी अपील की थी उस समय, ओके। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वयंसेवक डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की, जो डॉक्टर्स थे इंडिया में, जो खुद तैयार हुए कि वो चीन में जाएंगे। तो उसकी एक टीम तैयार की और 22,000 रुपये उस वक्त राशि जो है मदद के तौर पे चाइना को भिजवाया गया था। ये उस वक्त की बात है।
तो डॉक्टर की उस टीम में इलाहाबाद के डॉक्टर थे एम अटल, नागपुर के डॉक्टर थे एम चोलकर, शोलापुर के डॉक्टर थे कोटनिस, ये जो कोटनिस है वो, और बी के बसु और देवेश मुखर्जी थे कोलकाता से। तो वो सब टीम गई थी और बाकी टीम तो वापस लौट आई थी, लेकिन डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस जो हैं वो वहीं रुक गए थे। और 1939 में उनकी जो टीम थी, जो खुद अकेले रुक गए थे और उनके साथ जो एक टीम थी, और वहाँ पर मेडिकल टीम का स्वागत जो है माओ त्से तुंग ने किया था। ओके, माओ त्से तुंग ने। और ये किसी एशियाई देश से चीन पहुँचने वाली ये पहली मेडिकल टीम थी। और डॉक्टर कोटनिस कुल 5 साल तक उस दौरान चीन में रहे और उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर जो घायल चीनी सैनिक थे उनकी सेवा की, वहीं शादी की, बेटा भी हुआ। बेटे का नाम रखा गया था इन हुआ। इसका मतलब था चीन और भारत, चीनी शब्द था, उसका मतलब होता है चीन और भारत। हालांकि 9 दिसंबर 1942 को उनका निधन हो गया था और उनकी डेथ पर माओ त्से तुंग ने ये कहा था कि हमारी सेना ने एक यादगार मददगार जो है वो खो दिया और चीन ने एक दोस्त को खो दिया, उनका ये कहना था। और चीन में जो हैप्पी राज्य है वहाँ पर एक शहीद स्मृति स्थल है और उस जगह को डॉक्टर कोटनिस के लिए ही समर्पित किया गया है और वहाँ पर उनके प्रयोग किए गए जो मेडिकल उपकरण थे उन सबको वहाँ पर चीनी नेताओं के साथ प्रदर्शित किया गया। एक फ़ोटो भी है, माओ त्से तुंग के साथ वो नज़र आते हैं। तो इतना ज़्यादा कद था डॉक्टर कोटनिस का, तो इसलिए ये एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको कोटनिस के बारे में पूछा जाए। तो ये सब जो डेटा है ना, ये सब आपको ज़रूरत होगी। और इसका जो डिटेल मैंने नोट्स भी PDF दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया ने किस देश के साथ उच्चायोग यानी हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, देखिए देश में पाकिस्तानी जो राजनयिक हैं उनके जासूसी के मामले को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से न्यू दिल्ली में जो उसका उच्चायोग है यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन है इंडिया में, तो उसके कर्मचारियों की संख्या अगले 7 दिन में आधी यानी 50% करने को कहा है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है, इंडियन हाई कमीशन है, वहाँ भी इसी अनुपात में 50% संख्या कम की जाएगी। इंडिया ने घोषणा कर दी कि हम कम करने जा रहे हैं। तो ये देखिए कि दोनों देशों के बीच में जो बाइलेटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय जो संबंध है, वो और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और इसका कारण भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है। इसके कारण इंडिया ने कहा है कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ओके, हुआ ये है कि अभी हाल ही में इंडियन हाई कमीशन जो कि इस्लामाबाद में है, वहाँ के 2 एम्प्लॉय को, अधिकारियों को उसने डिटेन कर लिया था और कहा था कि ये इनके पास से नकली रुपया, पाकिस्तानी रुपया बरामद हुआ है। तो उनको पीटा गया, रॉड से पीटा गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। हालांकि वो इंडिया आ चुके हैं वो दोनों, लेकिन इसी बात पे इंडिया ने कहा है कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है, तो इसलिए वो संख्या कम कर रहा है। अच्छा, एक सवाल अक्सर आप लोग पूछते हो कि हाई कमीशन और एम्बेसी ये क्या मामला है, कहीं हाई कमीशन है, किसी देश का एम्बेसी है? तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखिए क्या मामला है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें ये ट्रेडिशन है कि दोनों देश जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं तो और जो डिप्लोमेटिक सेंटर होगा उसको हाई कमीशन कहेंगे। ओके, और डिप्लोमेटिक हेड जो होगा उसको हाई कमिश्नर कहेंगे। ओके, मतलब कि इतिहास में जो भी देश जो हैं ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा थे, ब्रिटेन के अधीन थे, और जब ये देश आज़ाद हुए, ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए, तो ब्रिटेन ने इन सबको कहा कि एक संगठन बनाते हैं कॉमनवेल्थ नेशन नाम से, और जो एक दूसरे को मदद करेगा, और इसमें जो भी डिप्लोमेटिक सेंटर होंगे उनको हाई कमीशन कहा जाएगा। तो मेरे बगल में आप मैप देख रहे हो, जो गहरे रंग का जो देश है वो सब आपस में डिप्लोमेटिक सेंटर जो है वो हाई कमीशन कहते हैं, जबकि जो दूसरे देश के जो डिप्लोमेटिक सेंटर है उसको एम्बेसी कहते हैं। अच्छा, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, उस पर बात कर लूँ मैं। देखिए उसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया देश है, उसकी राजधानी है वियना। तो वहीं पर ये जो है संधि बनाई गई थी, शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें साफ कहा गया कि डिप्लोमेट जो होंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, मतलब उन पर कोई अटैक नहीं होगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा, मारा पीटा नहीं जाएगा। और इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 22 का
उल्लंघन किया है। और इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इंडियन हाई कमीशन में इंटर नहीं कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान इसको जो है वो लागू नहीं कर रहा है और ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है, जिसके तहत 2 इंडियंस को वहाँ पकड़ लिया गया था। ओके, तो आने वाले में देखेंगे वक्त में कि टेंशन और बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने H1B सहित कई तरह के वीज़ा पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी, जिससे भारतीय समेत अन्य विदेशियों को दिक्कत होगी वहाँ काम करने में? आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए भारतीय IT पेशेवरों के बीच में जो काफ़ी पॉपुलर है H1B वीज़ा, उसके साथ साथ जो अदर कई सारे वीज़ा हैं जो कि वहाँ काम करने के लिए मिलता है वीज़ा, उस पर रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। और नई पाबंदी से उन भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे को झटका लगा है जो अमेरिका में काम करने के लिए इच्छुक थे और वीज़ा पाना चाह रहे थे। और ये घोषणा बड़ी संख्या में उन भारतीय IT कंपनियों पर भी इफेक्ट करेगा, जैसे इन्फोसिस है और भी विप्रो है। इन सब के जो वहाँ सेंटर हैं वहाँ ज़्यादातर इंडियंस ही काम करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। और ऐसे में क्या होगा, रिन्यूअल भी नहीं हो पाएगा। जिनका जो रिन्यूअल होना था H1B वीज़ा और दूसरे वीज़ा, वो भी नहीं हो पाएगा, तो उनको एक तरह से इंडिया आना पड़ेगा या अपने अपने देशों में जाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रंप का ये कहना है कि ऐसा करने से वहाँ पर 5.25 लाख जॉब फ्री हो गए, मतलब पद खाली हो गए, और 5.25 लाख जो है जॉब अमेरिकियों को मिलेगा। ओके, अच्छा, ये जो H1B वीज़ा है, एक तरह से इसको माना जा रहा है कि इंडिया के लिए ये झटका है, इस पर जो ट्रंप ने जो फैसला किया है वो। और कई सारे व्यक्ति हैं वहाँ प्रमुख जो H1B वीज़ा से ही अमेरिका में नागरिक बने, बाद में पहले वीज़ा लिया उन्होंने, फिर वहाँ के नागरिक बने और बड़े बड़े पदों पर वहाँ तैनात हैं। जैसे गूगल के जो अभी प्रमुख हैं, चीफ हैं, सुंदर पिचाई, वो भारतीय मूल के हैं और H1B वीज़ा से अमेरिका गए थे और बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए। माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं सत्या नडेला, वो भी H1B वीज़ा के तहत ही अमेरिका पहुंचे थे और बाद में वो वहां नागरिक बने। तो इन सब ने इस नीति का विरोध किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी रकम देने के समझौते पर सिग्नेचर किया है? मतलब वो लोन दे रहा है। इसका आंसर होगा 200 मिलियन यूरो। ओके, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1713 करोड़ रुपए होते हैं। देखिए, फ्रांस सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी हेल्प, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, उन सब के लिए ये लोन देने का वादा किया है। एग्रीमेंट हुआ है 18 जून को। ओके, तो फ्रांस की बात हो रही है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और राजधानी कहाँ है? पेरिस। ओके, मैप आप मेरे बगल में देख रहे हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब तक का, तो वो देख सकते हो, ले सकते हो। 2019 का भी है जो आपकी एग्जामिनेशन में काम आएगा, विद नोट्स है और बुक भी अवेलेबल है 2019 का। अमेजन से ले सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। ओके, इस साल का भी करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। BMW ग्रुप का भारतीय अध्यक्ष यानी इंडिया में प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? BMW की जो कंपनी है उसमें इंडिया में आंसर होगा विक्रम पवाह। ओके, 1 अगस्त से वो कामकाज संभाल लेंगे और इसके साथ साथ वो BMW ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उसके भी CEO बने रहेंगे। अच्छा, इससे पहले इंडिया में रुद्रजीत सिंह जो थे वो BMW इंडिया के CEO थे, लेकिन उनका निधन हो गया था, कार्डिक अरेस्ट हो गया था उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है। जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? आंसर होगा अमर्त्य सेन। ओके, वो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं और नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, मुद्दे को उठाने के लिए ये अवार्ड मिला है, जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति अवार्ड। ओके, अच्छा, ये अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है प्रमुख लोगों को। 1950 में ये शुरू हुआ था और 25,000 यूरो और 28,000 डॉलर जो है नगद दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक डे या ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर होगा 23 जून। ओके, 23 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है इस वक्त? थॉमस बाख। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जून। हर साल 23 जून को मनाया जाता है और दिवस का इसलिए मनाया जाता है कि जो पब्लिक सर्विस है उसके योगदान और समुदाय में जो उसका महत्व है उसको बताया जा सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल विडोज डे। आंसर होगा ये भी 23 जून को मनाया जाता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आधिकारिक रूप से ये दिवस जो है घोषित है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना और इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कमेंट तो जरूर करना आप लोग।